बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप इज 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं एक लाइट हाउस टावर है। लाइट हाउस टावर इस तरह से ऐसे एक टावर बना होता है, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे लाइट जोन सी है ना वो लगी होती है, ठीक है, और ये समंदरों में यूज़ होता है। और इसकी हाइट उसने बताई हुई है कि ये जो लाइट हाउस है ना इसकी हाइट जो है वो 150 मीटर है फ्रॉम द सी लेवल। ये सी लेवल है, समंदर से इसकी हाइट जो है 150 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने जो है यहाँ पे देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है जब हम आई लेवल से नीचे की तरफ देखते हैं। जाहिर सी बात है, समझ लें कि ये हम टावर में है, ठीक है, और टावर से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो जो एंगल ऐसे बनेगा उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर का टॉप है और इसके टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो शिप के साथ 60 डिग्री का बनता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। तो ये हमने एक डायग्राम बना ली है इसको समझने के लिए, ठीक है। इसको हम ए कह लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं और इसको सी कह लेते हैं, ठीक है। ये जो बी सी है ना, ये हमारे हाइट है लाइट हाउस टावर की, ठीक है, और ये कितनी है 150 मीटर, ठीक है। ये बी सी हाइट है टावर की और ये है 150 मीटर, ठीक है, हो गया। अब बात आ जाती है एंगल ऑफ डिप्रेशन की, ठीक है। ये देखें, ये लाइन है, ये यहाँ पे आई लेवल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे समझ लें, यहाँ से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है, इधर को, और वो कितना है 60 डिग्री, ठीक हो गया। अब जब हम यहाँ नीचे होते थे और ऊपर की तरफ देखते थे तो इस लाइन से ऊपर की तरफ इधर को एंगल बनता था, ठीक है। अब हम यहाँ हैं, तो जब हम इधर से इस पॉइंट से जब हमने नीचे की तरफ देखना है तो एंगल इस लाइन से इधर को बनेगा। ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि एंगल इधर को हमारा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ एक और नुक्ता जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने वाला, कि जो हमारा यहाँ पे एंगल बनेगा ना, वो एंगल हमारा इस एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। जो एंगल इधर बनेगा और जो एंगल यहाँ पे आएगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है। जिस तरह ये हमारे पास टू लाइंस हों, ठीक है, और ये एक लाइन हम यहाँ पे इसके ऐसे लगा दें, ठीक है, तो जो एंगल इस तरफ बन रहा है, ठीक है, और वो एंगल इस लाइन के इस ऑपोजिट एंगल के इक्वल होगा। इसे कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल। तो बिल्कुल इसी तरह से जो एंगल यहाँ इस लाइन से नीचे को बन रहा है, ये वाला एंगल यहाँ इस नीचे वाली लाइन से ऊपर की जानिब इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये 60 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। अब ये शिप यहाँ पे है, ठीक है, जहां से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप टू द टावर, टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप इज 60 डिग्री। ये यहाँ से ये एंगल जो है वो यहाँ, ये शिप था नीचे जिसको ये यहाँ पे देखा गया है, तो शिप यहाँ पे है, तो शिप से वो कह रहे हैं टावर का डिस्टेंस ये मालूम करें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। ये टावर है और ये शिप है, ठीक है, तो इसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। इसे हम लेट कर लेंगे x के इक्वल, ठीक हो गया। तो आइए अब डाटा लिखते हैं। सबसे पहले हमने जो लेट किया है यहाँ पे ए बी डिस्टेंस को जो है वो शिप बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द डिस्टेंस, यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड द टावर, शिप एंड द टावर इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी के, और ए बी किसके इक्वल है x के। इस तरह से ये स्टेटमेंट हमने यहां पे लिख लेनी है, ठीक हो गया।
अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एंगल ए है, अब चूंकि ये एंगल यूज होगा, ठीक है, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन करते आए हैं उनमें हमने ये वाला एंगल ही यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए आ गया और वो कितना आ गया 60 डिग्री। उसके अलावा मेजरमेंट ए भी है हमारे पास जो कि हमने फाइंड करनी है, वो आ गई एक्स के इक्वल। उसके अलावा मेजरमेंट बी सी है हमारे पास और वो हमारे पास इक्वल है किसके 150 मीटर के, ठीक हो गया। अब हमें ये जो है ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखनी है कि कौन सी अप्लाई हो सकती है। तो देखें ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो परपेंडिकुलर और बेस ये किस में आते हैं, ये tan में आते हैं, ठीक है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे, tan थीटा। तो यहाँ पे आ गया tan थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है BC, यहाँ पे आ गया BC परपेंडिकुलर ओवर बेस और बेस क्या है AB, ऐसे, ठीक हो गया। तो ये हमने tan यहाँ पे अप्लाई करना है क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है और बेस हमने फाइंड करनी है। तो tan यहाँ पे सूटेबल रहेगा बेस फाइंड करने के लिए, ठीक हो गया। अब tan थीटा है तो थीटा हमें एंगल ये वाला लगाना है, ठीक है, एंगल ए लगाना है और वो कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू मेजरमेंट बी सी। तो बी सी हमारे पास कितना है 150, तो यहाँ पे आ गया 150 ओवर है ए बी। तो ए बी क्या है हमारे पास एक्स जो कि हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम tan 60 की वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करेंगे। tan 60 तो ये हमारे पास आ गई है 1.7320, 1.7320, ठीक हो गया, इज इक्वल टू आ जाएगा 150 ओवर एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, एक्स को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई 1.7320 इज इक्वल टू 150 को इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 ही आ जाएगा। अब ये 1.7320 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 150 ओवर 1.7320, ठीक हो गया। अब इसको जो है वो हम डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, ठीक है। 150 को डिवाइड करेंगे हम 150 डिवाइडेड बाय 1.7320, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 86.6 है, ठीक है, 86.6 है, ठीक है। और बुक के लास्ट वाले ने इतना ही आंसर लिखा हुआ है 0.6 तक, तो हम भी इतना ही लिख लेते हैं। और चूंकि ये वाली हाइट मीटर में थी इसलिए ये जो डिस्टेंस आएगा ये भी मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात ये है वो ये है कि एक तो आपने हाइट ले लेनी है टावर की 150, दूसरा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वही एंगल हमारा यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो जो एंगल यहाँ है वही इधर आ जाएगा और ये हमने फाइंड करना है और ये दोनों tan में आएंगे। तो tan अप्लाई करके थीटा की ये वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे और इस तरह से हमारे पास जो डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर है वो आ जाएगा और वो इक्वल आ जाएगा 86.6। क्वेश्चन नंबर 6 के यानी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है measure of an angle of elevation of the top of a pole is 15 degree from a point on the ground. In walking 100 meter towards the pole, the measure of angle is found to be 30 degree. Find the height of the pole. तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि measure of an angle of elevation of the top of a pole is 15 degree from a point on the ground. ये पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर और ये हमारा पोल है, ठीक है, और इस पोल की ये हाइट है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इस पोल के साथ जो हम ग्राउंड से एक एंगल बनाते हैं वो 15 डिग्री का बनाते हैं। तो ये ग्राउंड है और ये पोल की हाइट है, तो इसके साथ ये जो एंगल बनता है ये 15 डिग्री का बनता है। फिर आगे वो कहते हैं कि इस पॉइंट से हम जो है वो इन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द पोल, ये पोल है और हम 100 मीटर जो है वो मूव करके इस पोल के पास जाते हैं। इस पॉइंट से हम 100 मीटर जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। ये हमने 100 मीटर जो है वो पोल की तरफ मूव किया, टुवर्ड्स का मतलब तरफ। तो फिर क्या हुआ, द पोल मेजर ऑफ एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो जब 100 मीटर हम पहुंचे तो एक और एंगल यहाँ पे फाउंड हो गया, मिल गया, वो आ गया 30 डिग्री। तो वो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो पोल की हाइट क्या होगी, तो इसको हम हाइट को लेट कर लेते हैं
एज के इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसमें यह है कि आपने स्टेटमेंट को पढ़ के तो इस तरह से एक डायग्राम ड्रॉ करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम ड्रॉ हो गई तो फिर क्वेश्चन को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसने एक एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो नीचे से ऊपर की जानिब होता है। ठीक है, जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी इस बात को अंडरस्टैंड करें। ये देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह से ऊपर की जानिब होता है। समझ लें कि ये पोल है और ये ग्राउंड है। ठीक है, और यहाँ से ये जो एंगल है ये हमारा सबसे पहला एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और ये 15 डिग्री है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये टॉप ऑफ पोल है और इसके साथ ये 15 डिग्री का एंगल है। फिर कहते हैं इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द पोल, हम 100 मीटर जाते हैं पोल की तरफ। ये हमारा पोल है। तो 100 मीटर पोल की तरफ जाते हुए एक और एंगल फाउंड हो जाता है जो कि 30 डिग्री का है। तो यहाँ तक हम जब 100 मीटर हमने सपोज कर लिया कि ये इतना 100 मीटर है, तो एक और एंगल हमें मिल गया 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट मालूम करें। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक मुकम्मल जो है ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, तो इसको हम एक नाम दे देते हैं ABC का। ठीक है, और जबकि इस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बन रही है जो कि ये है, और इसको हम नाम देते हैं D का। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले देखें कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस है BD, ये हमारे पास मालूम नहीं है। इस एज को मालूम करने के लिए ये पूरा हमारे पास होना ज़रूरी है, ये पूरी बेस होना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इसको हम लेट कर लेंगे x के इक्वल। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई x की। अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ये जो हमने हाइट ली है जिसको एज के इक्वल लेट किया है, इसके बारे में हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो हाइट ऑफ द पोल जो हमने फाइंड करनी है, जिसका उसने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, उसको हम लेट कर लेंगे लेट द हाइट ऑफ द पोल, लेट द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू, वो क्या है BC, मेजरमेंट BC है और उसका नाम हमने क्या रखा है एज। ठीक हो गया। अब इतना काम करने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले ये वाली ट्रायंगल हमने लेनी है, ये जो BCD है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल BCD। ठीक है, इन राइट, ये ट्राइंगल का सिंबल होता है इस तरह से, इन राइट ट्राइंगल BCD। इस BCD ट्राइंगल के ऊपर ये देखें, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आता है वो हमारा tan होता है। ठीक है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, तो यहाँ पे हम tan अप्लाई करेंगे। ठीक है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा, और वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट BC ओवर बेस, और बेस क्या है हमारी BD, तो यहाँ पे आ गया मेजरमेंट BD ऐसे। ठीक हो गया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। tan और थीटा की प्लेस पे हमें थीटा की वैल्यू पुट करनी है, और थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, इस ट्राइंगल के अंदर 30 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया 30 डिग्री इज इक्वल टू BC। तो BC हमने क्या लिया है H है, तो यहाँ पे आ गया H ओवर BD, तो BD को हमने क्या लेट किया है X है, तो यहाँ पे आ गया X है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना वो हम tan 30 की ये वाली वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में tan और ये 30 और क्या वैल्यू है 1 ओवर अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 ओवर अंडर रूट 3। ठीक हो गया, इज इक्वल टू आ गया H ओवर X। आप डेसिमल में भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम देखें तो x1 जार x हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, और h को इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया h एंड अंडर रूट 3। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक फर्जी जो है वो x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम इस पूरे ट्राइंगल को लेंगे जो कि है ABC। अब ये वाली जब हम ट्राइंगल लेंगे ABC, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इन राइट ट्राइंगल। ये राइट ट्राइंगल क्यों है, ये देखें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए इन राइट ट्राइंगल। अब हम दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं और इसका नाम क्या है ABC। ये सारी कंप्लीट ट्राइंगल। ठीक है, ABC। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमें जो है हाइट फाइंड करनी है और बेस इन्वॉल्व है। तो वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व होता है, tan। तो यहाँ पे भी हम tan अप्लाई करेंगे, लेकिन अब हमने कौन सा एंगल लेना है, ये वाला एंगल लेना है। ठीक है,
ये वाला एंगल, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो हमारे पास ट्रायंगल है इसका एंगल ये बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वाला एंगल लिखेंगे, ठीक है, tan 15 डिग्री आ गया इज इक्वल परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, एच, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्टली एच लिख देंगे, ठीक है, ओवर बेस। अब बेस ये सारी है हमारी, तो इस सारी बेस में ये दोनों शामिल है, तो इन दोनों को हम प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस एक्स, इस तरह से, ठीक है। हमने tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को यूज किया, ये एंगल यूज किया, परपेंडिकुलर हमारा एच है और बेस हमारी ये सारी है, तो इस सारी को लिखने के लिए इतनी और इतनी ये जो दोनों है ए डी और बी डी इन दोनों को प्लस किया जाएगा, 100 प्लस एक्स है, इस तरह से, ठीक है। अब जो है वो बड़ी आसानी से हम इसकी मदद से ये हाइट ऑफ द पोल जो है वो फाइंड कर लेंगे। आइए इसको फर्दर सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है tan 15, ठीक है, तो tan 15 हम कैलकुलेटर पे टाइप कर लेते हैं, tan 15, तो ये हमारे पास आ गया 0.2679, 0.2679, ठीक हो गया, इज इक्वल टू आ गया h ओवर 100 प्लस x, ठीक हो गया। अब ये देखें हमें ये h चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक हो गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h आ जाएगा, जबकि ये वाली वैल्यू इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी 0.2679 और ये मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, 100 प्लस x के साथ, इस तरह से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे h इज इक्वल टू 0.2679 और ये आ गया 100 प्लस, इधर x नहीं लिखना, बल्कि ये जो हमारे पास इस ट्रायंगल को सोल्व करने से, बी सी डी ट्रायंगल को सोल्व करने से जो x की वैल्यू आई है वो वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है, और वो क्या आई है, h इंटू √3, तो यहाँ पे आ गया h इंटू √3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सोल्व करने के लिए 0.2679 वैसे का वैसे लिखा है स्टेप में, 100 भी वैसे का वैसे लिखा, प्लस h भी वैसे का वैसे ही। अब यहाँ स्क्वायर रूट 3 है, तो स्क्वायर रूट 3 फाइंड कर लेंगे, कैलकुलेटर पे क्या आता है, स्क्वायर रूट 3, तो ये हमारे पास आ गया 1.7320, तो हम 4 डिजिट्स लिख लेते हैं, 1.7320, ठीक हो गया। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, h इज इक्वल टू, अब ये जो 0.2679 है ये 100 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वाली वैल्यू इस h वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2679 मल्टीप्लाई 100 किया पहले, तो ये आ गया 26.79, फिर ये प्लस आ गया। अब ये वाली वैल्यू जो है 0.2679 ये इस h वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो 0.2679 मल्टीप्लाई 1.7320, तो ये हमारे पास आ गया 0.464, इतने लिख लेते हैं, ठीक है, एक जीरो भी लिख लेते हैं, चले 4 डिजिट्स लिख लेते हैं, 0.4640 और साथ में ये वाला h आ गया, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, ये देखें, हम ऐसा करेंगे कि जो h वाली वैल्यूज हैं उनको एक तरफ कर लेंगे, ठीक है, ये हमारा h है और इधर से h वाली वैल्यू इधर आएगी तो ये प्लस में है, इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, 0.4640 साथ आ गया h इज इक्वल टू, इधर क्या बाकी रह गया 26.79, ठीक है। अब देखें इन दोनों में h मौजूद है ना, तो h को कॉमन ले लेंगे, इधर से h इधर आ गया तो इधर बाकी क्या रह गया 1, माइनस इधर से h इधर आ गया हुआ है और बाकी ये वाली वैल्यू रह गई है 0.4640, ठीक है, और इज इक्वल टू आ गया 26.79, ठीक है। अब 1 में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.4640, तो ये हमारे पास आ गया है 0.0536 और इज इक्वल टू आ गया 26.79, ठीक है। अब ये जो बाकी का रह गया उससे मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट पेज पे ना जाया जाए, इधर ही आपको सारा क्वेश्चन समझ आ जाए, ठीक है। अब देखें, अब ये जो वैल्यू है ये इधर h के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर आके डिवाइड हो जाएगी, h इज इक्वल टू, पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे 2.26.79 और ये इधर h के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके इसके नीचे डिवाइड हो गई,
0.536। तो अब इस वैल्यू को इस पे डिवाइड कर देंगे, 26.79 डिवाइडेड बाय 0.536, तो ये हमारे पास आ गया 49.98। ठीक है, अगर हम लास्ट पे देखें इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि लास्ट पे भी बच्चों को होता है कि हमारा वही आंसर आना चाहिए, तो ये देखें 49.98, ये हमारे पास आ गया 49.98। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 था 49.98, 49.98 है। ठीक है, और चूंकि ये मीटर्स में आएगा, ठीक है, क्योंकि हाइट है तो वो ऑब्वियसली मीटर में आएगी। तो एक दफ़ा स्टार्ट से इस सारे क्वेश्चन को देखें तो हमें उसने जो डाटा दिया हुआ था उसके मुताबिक हमने जब फिगर ड्रॉ की तो सबसे पहले हमने ये वाली ट्राइंगल लेनी है और इस ट्राइंगल को लेके इस पर tan अप्लाई करके तो हमने ये x की वैल्यू निकालनी है। तो जब इस पर tan लगाया, ये वाला एंगल लगाना है और tan की वैल्यू, जब x की वैल्यू हमने निकाली वो ये आ गई। फिर हमने इस पूरी ट्राइंगल को लिया और इसके ऊपर भी हमने tan अप्लाई किया। तो tan अप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो ये वाली सिचुएशन बन गई। अब इस सिचुएशन में हमें ये x की वैल्यू जो इधर से आई हुई थी वो यहाँ पे पुट कर लेनी थी। ठीक है, उसको पुट करने के बाद √3 की वैल्यू यहाँ पे पुट की, ये वैल्यू इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रही थी, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, एच वाली एक तरफ की, और चूंकि हमें एच ही फाइंड करना था और एच को फाइंड करने के लिए फर्दर प्रोसेस किया, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लें, वॉइस मैसेज के साथ हमें इंस्टाग्राम पर सेंड करें, हम इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी जरूर रहनुमाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की यानी चलते, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ टावर 300 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 450 मीटर लॉन्ग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम बनानी होती है। अगर डायग्राम अच्छे से बन जाए तो फिर हमें ये आसानी से समझ आ जाती है कि हाँ, इसको किस अंदाज से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करें। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे समझ लें ये सन है, ठीक है, और ये हमारे पास एक टावर है और इस टावर की उसने हाइट दे दी है। ठीक है, ये टावर है, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई हुई है 300 मीटर इसकी हाइट है। तो ये टावर की हाइट आ गई। कास्ट है शेडो 450 मीटर, जाहिर सी बात है शेडो ग्राउंड पे होगा, तो ये शेडो इस तरह से 450 मीटर का शेडो बनता है। ये टावर की हाइट है और ये इसका शेडो है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है इसी अंदाज से होता है। ठीक है, जैसे कि हम स्टार्ट में जब लेक्चर पढ़ा तो हमने तब भी देखा था। ये समझ लें यहाँ पे सन है और ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह से बनेगा। तो दरअसल ये एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए इस एंगल थीटा को हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे हम, लेट द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, और किसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज इक्वल टू, उसको लेट कर लेंगे थीटा, इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये थीटा हमने फाइंड करना है। अब देखिए, जब भी ये वाली दो साइड्स हमारे पास गिवन हो ना तो हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दो साइड्स किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आती हैं? tan के अंदर, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, ये देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इसको हम नाम दे देंगे ABC का। ठीक है, इस ट्राइंगल को अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगी, tan, क्योंकि ये दोनों साइड्स गिवन है, तो ये दोनों साइड गिवन हो तो ये वाला एंगल फाइंड हो जाता है। तो हम tan अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ये BC। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे मेजरमेंट BC और डिवाइड में आ जाएगा बेस, और बेस क्या है? AB, तो नीचे आ गया मेजरमेंट AB। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। tan थीटा, तो थीटा जो है वो वैसे का वैसे ही आ गया, हमने फाइंड करना है। BC, तो BC हमारे पास कितना? 300, तो ऊपर आ गया 300, डिवाइड में है AB, तो AB की मेजरमेंट क्या है? 450, तो डिवाइड में आ गया 450। अब 300 को हम जो है वो डिवाइड कर लेंगे 450 पे। ठीक है, तो कैलकुलेटर की मदद से 300 डिवाइडेड बाय 450, तो इट विल कम 0.6666, इस तरह से चलता चला जा रहा है। तो इसको हम 667 कर सकते हैं। जब सेम नंबर रिपीट को हो रहे हैं तो हम जो है वो इसको इस अंदाज से राउंड ऑफ कर सकते हैं। हमें जो है वो थीटा फाइंड करना है, तो tan इधर है, इधर जाके tan का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 0.667। ठीक है, अब हमें इस वैल्यू का जो है वो इन्वर्स लेना है। तो इन्वर्स लेने के लिए आप कैलकुलेटर पे प्रेस करें शिफ्ट tan, तो शिफ्ट tan प्रेस करेंगे तो वो tan इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम tan इन्वर्स लेंगे अब अपनी वैल्यू का। ठीक है,
तो यहाँ पे आ गया थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स लेंगे, ठीक है, और हमारे पास क्या वैल्यू 0.667 तो इसका जब हमने ये लिया है टेन इनवर्स लिया है 6 अगर हम इस तरह से इसको लिखें 6 लिखते जाएं तो जितने ज़्यादा आप लिखेंगे तो उस अंदाज से ये इसका आंसर दे देगा, ठीक है। अब ये चूंकि 667 हमने लिखा हुआ है तो यहाँ पे अगर आप 667 लेते हैं तो ये 33.70 दे देता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने लास्ट वाला आंसर लेकर आना हो तो आप इधर 666 जो है अगर उसको लिख दें 4 टाइम, ठीक है। अगर इसको आप 4 टाइम लिख देंगे ना 6 को, ठीक है, जब डिवाइड किया तो 4 टाइम 6 यहाँ भी 4 टाइम 6 लिख देंगे 0.6, क्योंकि काफ़ी बच्चों को होता है कि लास्ट वाला आंसर आना चाहिए। तो ये डेसिमल में वैल्यूज होती हैं, इनमें एक दो नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जब हम 4 टाइम जो है वो 10 इनवर्स के साथ वैल्यू लेना तो वो आ रही है 33.68 और आगे आ रहा है 7, ठीक है। अब ये वैल्यू आ रही है इसका हमारा 4 टाइम 6 लेने से। अब बुक के लास्ट पे जो उसने आंसर लिखा हुआ है वो इस तरह लिखा हुआ है कि ये 7 है ना, अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो उसको राउंड ऑफ करके प्रीवियस नंबर में 1 प्लस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे उसने 1 प्लस करके इस तरह लिखा हुआ है 33.69, ठीक है। तो इसलिए मैं वही आंसर ले आया हूँ ताकि आपको जो है वो कोई कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन अगर जो हमने पहले लिखा हुआ था अगर आप उसका भी 10 इनवर्स लेके जो आंसर आ रहा है वो लिख दें तो तब भी ये ठीक होगा, ठीक है। और इसके ऊपर आ गया डिग्री, ठीक हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, उसने आपको हाइट दी थी और शेडो दे दिया था, आपने 10 अप्लाई करके तो थीटा का जो है वो एंगल फाइंड कर लिया, 10 जो जाके इन्वर्स हो गया, ठीक है। इसको डिवाइड किया तो 4 टाइम जो है वो हमने 6 लिख लिया, 4 टाइम जो 6 था उसका 10 इन्वर्स लिया, तो ये हमारे पास वैल्यू आई, इसको राउंड ऑफ किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया।